इसी बेसिस के ऊपर से 11 के अंदर ही हम लोग का एक टॉपिक हुआ था जिसे हम लोगों ने बोला था गॉस थ्योरम और गॉस लॉ। तो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग जैसे हम लोगों ने अभी प्लस देखे, तो प्लस के लिए सपोज करो कि हम लोगों ने यहाँ पर जो है एक चार्ज लिया, ठीक है, ये एक चार्ज है विच इज प्लस क्यू। इसमें से लाइन ऑफ फोर्सेस ओरिजिनेट होंगी या टर्मिनेट होंगी, मतलब स्टार्ट होंगी कि एंड होंगी, स्टार्ट होंगी, ठीक है। तो इसमें से लाइन ऑफ फोर्सेस निकल रही है लाइक दैट, और जिसकी इंटेंसिटी जो है सपोज करो कि उसकी इंटेंसिटी है ई। कितनी इंटेंसिटी है? ई इंटेंसिटी है, राइट। और इसके सामने हम लोगों ने क्या किया, एक एरिया रखे, मतलब एक सरफेस लिया जिसका एरिया है कैपिटल है। कितना एरिया है? कैपिटल है। और इंटेंसिटी वेक्टर और एरिया वेक्टर के अंदर जो एंगल बन रहा है वो थीटा है। कितना एंगल है? थीटा एंगल बन रहा है। तो इस एरिया के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? यस, पाई इज इक्वल टू ई कॉस थीटा होगा। कितना होगा? ई कॉस थीटा होगा, ठीक है। बट पॉइंट वो नहीं है। अगर हम लोगों ने क्या किए, इसके अलावा अगर कोई दूसरी सर्फेस यहाँ पे आए, फॉर एग्जाम्पल सपोज करो हम लोग ने यहाँ पर एक ये सर्फेस लिया, ठीक है। अब इस सरफेस से अगर हम लोगों ने क्या किए, करंट पास करे, ओके, स्फीयर, इसके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना रहेगा? यस, इसके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? पाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। थीटा कौन सा थीटा लेंगे? कौन सा थीटा यहाँ पे लेंगे? ये डायरेक्शन इंटेंसिटी की, ये इंटेंसिटी की डायरेक्शन है, ये इंटेंसिटी डायरेक्शन है, ये इंटेंसिटी डायरेक्शन है, ये आउटवर्ड नॉर्मल है। इस पॉइंट के लिए इंटेंसिटी डायरेक्शन है, ये आउटवर्ड नॉर्मल यहाँ पर आ गया, ये थीटा की वैल्यू है, ये थीटा की वैल्यू है, यहाँ पर ये थीटा की वैल्यू है, यहाँ पर थीटा की वैल्यू ये है, ठीक है। यहाँ पर जीरो है ऑब्वियसली, यहाँ से इस तरह से पास हो रहा है, ये आउटवर्ड नॉर्मल यहाँ पर है, यहाँ पर ये थीटा की वैल्यू है। तो कौन सा थीटा लेंगे? हर बार तो थीटा चेंज हो रहा है। यस, अगर हम लोग ने सिंगल सर्फेस अगर लेते हैं, मतलब ओपन सर्फेस अगर लेते हैं, तो हम लोग को एक ही थीटा मिलता था, राइट। बट यहाँ पे क्लोज सर्फेस है, तो क्लोज सर्फेस के लिए क्या करेंगे? तो इस क्लोज सरफेस के लिए गॉस ने एक थ्योरम दिया, ठीक है। साइंटिस्ट गॉस ने एक थ्योरम दिया तो वो क्लोज सरफेस के लिए, किसके लिए? क्लोज सरफेस के लिए। उसने क्या थ्योरम दिया कि अगर हम लोगों ने यहाँ पर जो है द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एनी क्लोज्ड hypothetical surface called Gaussian surface in free space is equal to the 1 upon epsilon 0 times of the charge enclosed within surface। सिंपल में समझ लेते इसको। अगर हम लोगों ने एक क्लोज सरफेस लिए, क्या कंसीडर किए? एक क्लोज सरफेस कंसीडर किए, फॉर एग्जांपल स्फीयर। और इस स्फीयर के अंदर हम लोग ने एक चार्ज रखे, ठीक है। एक हम लोग ने क्या किया, क्लोज सरफेस लिए, सपोज दैट ये हम लोग ने क्लोज सरफेस लिए, और इस क्लोज सरफेस के अंदर हम लोग ने क्या किए, यहाँ पर एक चार्ज रखे। क्या रखे? चार्ज रखे। तो इस चार्ज की वजह से इस सरफेस के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा, ठीक है, उस चार्ज की वजह से उस सरफेस के लिए जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू, वो कितना होगा? विच इज इक्वल टू दी द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। उस सरफेस के अंदर कितने चार्जेस है, ठीक है, उस सरफेस के अंदर कितने नंबर ऑफ चार्जेस है, उसकी वैल्यू डिवाइडेड बाय वो हम लोग ने कहां पे रखा हुआ है, ठीक है, मीडियम में रखा है कि फ्री स्पेस में रखा है। तो सपोज करो हम लोग ने इसको फ्री स्पेस में रखा है, तो डिवाइडेड बाय फ्री स्पेस की परमिटिविटी। अब ये मत बोलना परमिटिविटी क्या रहती है, डिवाइडेड बाय परमिटिविटी। व्हाट इज परमिटिविटी? इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ के नहीं आया ना? मैंने बोला था पढ़ के आना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, व्हाट इज कूलम्स लॉ? सुना है नाम कूलम्स? हाँ, व्हाट इज कूलम्स लॉ? किसे कहते हैं कूलम्स लॉ? क्या है कूलम्स लॉ? यस, द अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। ओके, the force of attraction and repulsion between two charges which is at rest is called as electrostatic force। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस एंड विच इज एट रेस्ट कंडीशन। कैसी कंडीशन में है? रेस्ट कंडीशन के अंदर है। तो उसके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन लगेगी
उस फोर्स को हम लोग कौन सी फोर्स बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलेंगे। कौन सी फोर्स बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलेंगे। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी होती, ये कूलम्ब्स ने बताया था। अगर हम लोग ने कोई दो चार्ज लिए, फॉर एग्जांपल एक हम लोग ने यहाँ पे चार्ज लिया जिसका मैग्नीट्यूड है Q1, एक हम लोग ने दूसरा चार्ज लिया जिसका मैग्नीट्यूड है Q2, और दोनों के अंदर का जो डिस्टेंस है वो R है। कितना डिस्टेंस है? R डिस्टेंस है। तो इन दोनों के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन जो भी लगेगी, यहाँ पर हम लोगों ने पॉजिटिव पॉजिटिव लिया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगी, पॉजिटिव नेगेटिव लेंगे तो फोर्स ऑफ रिपल्शन उसमें होगी, पॉजिटिव पॉजिटिव के अंदर फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी, है ना। हम लोगों ने पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज लिया तो फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगी, और अगर पॉजिटिव नेगेटिव लिया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया। ठीक है, हम लोग यहाँ पे दोनों इंक्लूड कर लेते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस व्हिच इज सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस स्मॉल r, वो कितनी होगी? अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। और उसके अंदर का जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शन के अंदर रहेगी, जिसे हम लोग इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोलते हैं, जो हम लोगों ने ग्रेविटेशन के अंदर भी पढ़ा था, है ना। F इज इक्वल टू G m1 m2 पर r स्क्वायर, याद है क्या? तो वही यहाँ पर अप्लाई होगा, विच इज F इज इक्वल टू, अब यहाँ पर Q1 Q2 डायरेक्टली प्रोपोर्शन में R के इनवर्सली प्रोपोर्शन के अंदर है, therefore we can write here F directly proportional to Q1 Q2 upon R स्क्वायर। डायरेक्टली प्रोपोर्शन की साइन को रिमूव करेंगे, हम लोग को कांस्टेंट मिलेगा, डायरेक्ट कांस्टेंट हम लोग राइट करते हैं, which is 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2 upon R square, where Q1 Q2 is magnitude of two charges, Q1 Q2 is magnitude of two charges, R is distance between the two charges, ठीक है। 1/4 pi epsilon 0 it is a constant, और इसके अंदर जो एप्सिलॉन 0 है, इस एप्सिलॉन 0 को हम लोग क्या कहते हैं? which is permittivity of free space, which is permittivity of free space, ठीक है। ये क्या है? permittivity of free space है। अब permittivity of free space मतलब क्या? कि जो पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है, तो इसके इन बिटवीन में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन लग रही है, वो क्यों लग रही है? क्योंकि उनके इन बिटवीन के अंदर जो है वहां पर लाइन ऑफ फोर्सेस है। क्या है? लाइन ऑफ फोर्सेस है, ठीक है। तो उस पॉजिटिव से नेगेटिव तक जाने के लिए, लाइन को जाने के लिए जो परमिशन लगेगी, जो मीडियम परमिशन देगा, उस परमिशन को हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी। क्या कहते हैं उसे? परमिटिविटी। अगर फ्री स्पेस में रखें तो वो फ्री स्पेस की परमिटिविटी होगी, अगर किसी मीडियम में रखें तो वो उस मीडियम की परमिटिविटी होगी, ठीक है। तो वो मीडियम कुछ भी हो सकता है, वाटर हो सकता है, केरोसिन हो सकता है, पेट्रोल हो सकता है, वुड हो सकता है, आयरन हो सकता है, जो भी होगा तो उसकी परमिशन लगेगी। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो व्हाट इज एप्सिलॉन 0 व्हिच इज अ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसे हम लोग क्या कहते हैं? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/4 pi epsilon 0? कितना? वेरी गुड, ये तो याद है, 9 × 10⁻²। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओनली एप्सिलॉन 0? 8.85 × 10⁻², ठीक है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ 1/4 pi epsilon 0? 9 × 10⁻⁹ का यूनिट क्या रहेगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, और ये रिवर्स हो जाएगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, है ना। ये तो बेसिक है, ये सब L1 की चीजें ये याद होनी चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर एग्जाम के लिए। नीट हुआ, JEE हुआ, CET हुआ, इसमें से क्वेश्चन आते मतलब आते, और पूरा L1 12 मिला के आते। अगर भूल गए होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स L1 का तो वापस इसको रिवाइज करो, देखो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था उसके अंदर, ठीक है। अगेन वापस हम लोग गॉस लॉ की तरफ चले जाते हैं। तो गॉस के अकॉर्डिंग हम लोग क्या बताया इसने कि अगर एक कोई स्फीयर है, एक क्लोज्ड सरफेस है, उस क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज रखे हुए हैं, तो उस चार्ज की वजह से उस सरफेस का जो फ्लक्स होगा वो फ्लक्स कितना रहेगा? दैट फ्लक्स phi इज इक्वल टू द चार्जेस एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। उस सरफेस के अंदर कितने चार्जेस हैं डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट परमिटिविटी, या फिर परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। जो भी फ्री स्पेस की परमिटिविटी होगी उससे हम लोग क्या करेंगे? उससे उसको डिवाइड करेंगे, तो फ्लक्स कितना मिलेगा? phi इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0, ठीक है। अब अपने पास ट्विस्ट क्या है कि अगर हम लोगों ने क्या किए, यहाँ पर सरफेस लिए, और अगर चार्ज हम लोग ने यहाँ पे रखे प्लस Q चार्ज और यहाँ पे रखे माइनस Q चार्ज,
तो इसके लिए फ्लक्स कितना होगा? कैसे? एक चीज याद रखना कि अगर हम लोग ने सरफेस के अंदर चार्ज रखे, सपोज करो कि पॉजिटिव चार्ज है, तो इसमें से लाइन ऑफ फोर्स बाहर निकलेगी और जितनी लाइन ऑफ फोर्स बाहर निकलेगी उसके अकॉर्डिंग हम लोग को फ्लक्स मिलेगा, ठीक है। बट अगर हम लोग ने सरफेस लिए और उस सरफेस के अंदर कोई नेगेटिव चार्ज रखे तो क्या होगा? लाइन ऑफ फोर्सेस अंदर की तरफ आएंगे, ठीक है। और जितनी लाइन ऑफ फोर्स अंदर की तरफ आएंगे उसके लिए उसका उतना प्लस होगा। तो इसके लिए फ्लक्स हम लोग मिलेगा फाई इज इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। इसमें तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना, क्योंकि नेगेटिव चार्ज हम लोगों ने रखा हुआ है। बट अगर चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू और माइनस क्यू यहाँ पर, तो इसमें से लाइन ऑफ फोर्सेस पास होंगी या नहीं होगी? यस, ऑब्वियसली लाइन ऑफ फोर्सेस पास होगी। अब इसमें से जो लाइन ऑफ फोर्सेस पास होगी तो वो कुछ इस तरीके से होगी, लाइक दैट, है ना। डायरेक्शन अगर हम लोग देखें तो कुछ इस तरीके से, इस तरीके से क्या होंगे? लाइन ऑफ फोर्स पास होंगे। तो जितनी लाइन ऑफ फोर्स इसके अंदर आ रही है उतनी लाइन ऑफ फोर्स बाहर भी निकल रही है। जितना अंदर आ रहा है उतना पॉजिटिव के अंदर है, जितना बाहर निकल रहा है नेगेटिव के अंदर है, ठीक है। और पॉजिटिव नेगेटिव क्वांटिटी दोनों सेम है, तो कितना हो जाएगा? टोटल जीरो हो जाएगा। कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो इसके लिए फ्लक्स कितना रहेगा? इसके लिए फ्लक्स कितना रहेगा? जीरो रहेगा। कितना होगा? जीरो होगा, ठीक है। सिमिलरली सपोज करो कि हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर एक और सरफेस लिए, ये एक सरफेस है फॉर एग्जांपल, इसके अंदर चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू और माइनस क्यू। इसके लिए फ्लक्स कितना रहेगा? कितना होगा? जीरो होगा, पक्का? कैसे? यहाँ पर एक चार्ज है, ये एक चार्ज है, इसमें से लाइन ऑफ फोर्स निकली, इस पे गई, इस पे गई, कुछ इस तरीके से। कितना फ्लक्स आएगा इसके लिए? क्यों जीरो आएगा? क्योंकि जितनी लाइन ऑफ फोर्सेस इससे बाहर निकल रही है उतनी, तो जितना पॉजिटिव होगा उतना, इसलिए टोटल फ्लक्स कितना होगा इसका? जीरो रहेगा, ठीक है। तो फ्लक्स हम लोग को तभी मिलेगा जब इसके अंदर पूरे पॉजिटिव चार्ज होंगे या फिर मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज होंगे, कम नेगेटिव चार्ज होंगे। मतलब लाइन ऑफ फोर्सेस इसके बाहर और अंदर अगर इक्वल क्वांटिटी में आ रही है, सेम मैग्नीट्यूड में आ रही है, तो उसका फ्लक्स जीरो रहेगा। बट अगर मैग्नीट्यूड चेंज होंगे, अगर बाहर जाने वाले की मैग्नीट्यूड ज्यादा है, अंदर आने का मैग्नीट्यूड कम है, तो फ्लक्स हम लोग को पॉजिटिव मिलेगा। और अंदर वाले लाइन ऑफ फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, बाहर जाने वाले लाइन ऑफ फोर्स का मैग्नीट्यूड कम है, तो हम लोग को फ्लक्स नेगेटिव मिलेगा, ठीक है। क्लियर हुआ? तो इलेक्ट्रिक जो गॉस थ्योरम है उसने हम लोग क्या बताया? द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एनक्लोज्ड बाय द सरफेस, किसी एनक्लोज्ड सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो कितना होगा? विच इज इक्वल टू द सम ऑफ चार्जेस एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। उसके अंदर जितने चार्जेस है उन सभी चार्जेस का समेशन डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। देयरफॉर phi is equal to q upon epsilon 0। phi is equal to q upon epsilon 0। समझ में आ गया? तो ये एक्चुअल में 11 का ही था, 12 का तो हम लोगों ने अभी स्टार्ट नहीं किए, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग का उसके एप्लीकेशन देखना है। ये 12 का पार्ट है। तो गॉस का टोटल हमारे पास 3 एप्लीकेशन है। एक होगा स्फीयर के लिए, दूसरा होगा सिलेंडर के लिए और तीसरा होगा प्लेन शीट के लिए, ठीक है। तो इसमें हमारे पास फर्स्ट एप्लीकेशन है, एक क्लोज्ड सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना रहेगा जिसके अंदर चार्ज रखा हुआ है, तो विच इज इक्वल टू द सम ऑफ चार्जेस एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। वो किसके इक्वल में होगा? इक्वल टू द सम ऑफ चार्जेस एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। के सरफेस के अंदर कितने चार्जेस है उन सभी चार्जेस की समेशन, ओके, एंड डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट परमिटिविटी। जो भी उसकी परमिटिविटी होगी उससे हम लोग क्या करेंगे? उसका डिवाइड करेंगे। अब एब्सोल्यूट परमिटिविटी अगर किसी मीडियम में होगी तो उस मीडियम की परमिटिविटी, अगर फ्री स्पेस में होगा तो फ्री स्पेस की परमिटिविटी एंड सो ऑन। तो इसी का हम लोग को यूज करना है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0। एक ये हम लोग को फॉर्मूला मिला किसके लिए? इसके लिए अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम, ठीक है। और एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास क्या था? इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi इज इक्वल टू E A cos थीटा। याद है कि नहीं? एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था? phi इज इक्वल टू E A cos थीटा, where E is electric intensity, A is total area and theta is the angle between the electric intensity and area vector। उन दोनों के अंदर बनने वाला एंगल, ठीक है। अब इन दोनों को यूज करके हम लोग को इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। तो जब भी हम लोग गॉस थ्योरम का यूज करेंगे तो गॉस थ्योरम के लिए जो भी सरफेस हम लोग को दी रहेंगे उस सरफेस के अराउंड के अंदर हम लोग एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे। क्या कंसीडर करेंगे? गॉसियन सरफेस कंसीडर करना है, ठीक है। जिस भी सरफेस का हम लोग को इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है
जिस भी सर्फेस का हम लोग को क्या करना है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करनी है। एक्चुअल में क्या फाइंड करनी है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए वहां पर हम लोग क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे। क्या कंसीडर करेंगे, गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे। गॉसियन सरफेस के जो गॉसियन सरफेस है वो एक्चुअल के अंदर वो कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, वो एक इमेजिनरी सरफेस है। वो क्या है, एक इमेजिनरी सरफेस है। जैसे हमारे पास ये जो दिया हुआ है ये चार्ज स्फीयर है जिसका रेडियस हम लोगों ने कंसीडर किया कैपिटल आर है। अब उस स्फीयर से किसी स्मॉल आर डिस्टेंस के ऊपर एक पॉइंट पी कंसीडर किए, तो उस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी होगी, ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हम लोग को फाइंड करने के लिए बोला है। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए हम लोगों ने क्या करें कि उस पॉइंट को कंसीडर करके, अब वो जो पॉइंट है उस पॉइंट को कवर अप करना है। क्या करना है, कवर अप करना है। तो कवर अप करने के लिए क्या करेंगे कि उसी को कंसीडर करके एक हम लोग एक अलग सी सरफेस कंसीडर करेंगे जो कि स्फेरिकल शेप ही होंगे। तो ये जो सेकंड सरफेस बनी इसे हम लोग बोलेंगे गॉसियन सरफेस। क्या बोलेंगे इसे, गॉसियन सरफेस बोलेंगे। ठीक है, अब उस गॉसियन सरफेस के अकॉर्डिंग हम लोग इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करेंगे। अब ये जो हम लोग ने कंसीडर की ये है गॉसियन सरफेस। क्या है ये, गॉसियन सरफेस। और ये अंदर की तरफ जो है ये एक्चुअल के अंदर वो स्फीयर है जिसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसके ऊपर चार्ज रखे हुए हैं। ठीक है, तो ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली वो एक सरफेस के ऊपर है, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या यूज करेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी का यूज करेंगे। क्या रहती है सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज चार्ज पर यूनिट एरिया। तो इसका कोई भी सरफेस होगा, हम लोग इसका सरफेस पता नहीं है तो हम लोग डीएस सरफेस अगर कंसीडर किए तो अकॉर्डिंग टू द सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया विच इज डीएस। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन डीएस। ठीक है, ये हम लोग ने यूज करें। अब इसके बाद हम लोग को क्यू फाइंड करना है, तो क्यू क्या रहेगा, क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू डीएस, सिग्मा इंटू डीएस। अब ये जो डीएस है ये एक्चुअल के अंदर क्या है, जो हम लोग ने स्मॉल सरफेस कंसीडर करे। क्या कंसीडर किए, स्मॉल सरफेस कंसीडर किए। अब हम लोग क्या करना है, पूरी सरफेस फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, पूरी सरफेस फाइंड करनी है। तो पूरी सरफेस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इस डीएस का इंटीग्रेशन करेंगे। डीएस का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। और ये इंटीग्रेशन एक स्ट्रेट लाइन के अंदर नहीं है, ये एक्चुअल के अंदर क्लोज्ड लूप में, इसमें है क्लोज्ड लूप में। तो ये जो इंटीग्रेशन होगा इसे हम लोग बोलेंगे क्लोज्ड इंटीग्रेशन। क्या बोलेंगे इसे, क्लोज्ड इंटीग्रेशन। ठीक है, अब ये क्लोज्ड इंटीग्रेशन एक्चुअल के अंदर क्या रहेगा, इस जो स्फीयर बन रहा है उस स्फीयर का एरिया रहेगा। क्या रहेगा, स्फीयर का एरिया होगा। अब ये स्फीयर का एरिया कितना है, विच इज 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन जाएगा Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। से दिस क्वेश्चन नंबर 1। कैपिटल आर क्यों लिया हम लोग ने, क्योंकि हम लोग स्मॉल जो स्फीयर एक्चुअल के अंदर है उसका रेडियस कैपिटल आर है, इसलिए हम लोग ने यहाँ पे कैपिटल आर कंसीडर किए। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग कंसीडर करेंगे गॉसियन सरफेस। क्या कंसीडर करेंगे, गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे। ये जो सरफेस है इस सरफेस को हम लोग बोलते हैं गॉसियन सरफेस। ये हमारे पास गॉसियन सरफेस है। अब इस गॉसियन सरफेस के ऊपर वो पॉइंट पी है और उस पी पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए उस पी पॉइंट के अराउंड के अंदर हम लोगों ने एक स्मॉल एरिया कंसीडर किया व्हिच इज डीएस। डीएस की डायरेक्शन इधर है और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी सेम है। तो यहाँ पर हम लोग फ्लक्स का फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो वी नो दैट फ्लक्स डी फाई इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस थीटा। ये तो सभी को पता ही होगा, line integration of E ds cos theta, and also flux d phi is equal to summation of charges divided by absolute permittivity. Summation of charges divided by absolute permittivity. Suppose करो उसके अंदर हम लोगों ने एक चार्ज रखे हुए हैं, जो टोटल चार्ज है वो कैपिटल Q है या फिर स्मॉल q भी कंसीडर करिए, तो ये हमारे पास बन जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन 0। दोनों इक्वेशन कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने के बाद इक्वेशन हम लोग मिलेगी इंटीग्रेशन ऑफ E ds cos theta is equal to Q upon epsilon 0। ठीक है, नाउ अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वेक्टर और एरिया वेक्टर दोनों की डायरेक्शन कैसी है, सेम डायरेक्शन है। तो सेम डायरेक्शन के लिए एंगल कितना बनेगा, 0 एंगल बनेगा। ठीक है, तो as theta is equal to 0, थीटा की वैल्यू हमारे पास 0 है, therefore cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, cos 0 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर cos 0 की वैल्यू हो गई 1। E इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है, ठीक है, वो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर निकलेंगे। Therefore, electric intensity integration of
ds इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन जीरो, q अपॉन एप्सिलॉन जीरो। अब ये इंटीग्रेशन ds जो है ये किसके लिए है? गॉसियन सरफेस के लिए। किसके लिए है? और गॉसियन सरफेस जो बनी है उसका रेडियस कितना है? स्मॉल आर है। कितना रेडियस है? तो स्मॉल आर रेडियस वाले स्फीयर का एरिया कितना होगा? 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो ds बनेगा ये बन जाएगा इनटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन जीरो। अब 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइड में लेके चले जाएंगे, देयरफॉर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इक्वल टू q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन जीरो। तो ये हम लोग को मिली इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जनरली, जो भी हम लोग को फाइंड करना रहेगी। इसे हम लोग एक और फॉर्म के अंदर राइट कर सकते हैं, E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्म में क्यों राइट किया हम लोग ने? क्योंकि हम लोग को 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू पता है। क्या वैल्यू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो की? 9 इंटू 10⁻⁹। तो यहाँ पर हम लोग को चार्ज दिया रहेगा, रेडियस दिया रहेगा। फॉर एग्जाम्पल हम लोग को दिया हुआ है कि उसकी रेडियस 3 मीटर। कितना है? 3 मीटर। और उसके ऊपर जो चार्ज है वो चार्ज रखे हुए 10 माइक्रोकूलम। कितने रखे हुए? और ये हम लोग को आर दिया हुआ है 3 मीटर। ठीक है, तो बताओ कि इसके लिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी होगी? कितनी होगी? 10 इंटू 10⁻⁻, कितनी होगी? ये आर की वैल्यू 3 है। ठीक है, ये 3 का इसका कितना हो जाएगा? 9। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू कितनी है? 9 इंटू 10⁻⁹ है। ठीक है, तो 9 9 कैंसिल हो गया, 10⁻⁹ बचा। क्यू की वैल्यू कितनी है? 10 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम मतलब कितना? 10 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम। 10 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम। 9 में से 6 गया, कितना बचेगा? कितना बचेगा? 3 बचेगा। यहाँ पर बचा है हमारे पास 1 और यहाँ पे बचा है इंटू 10⁻3। तो कितना मिलेगा आंसर? 10 इंटू 10⁻3 मतलब 10⁻4। तो हम लोग को इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी मिलेगी? 10⁻4 मिलेगी। तो 10⁻4 न्यूटन पर कूलम। तो उस कंडीशन के लिए हम लोग यहाँ पर इसको 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो के फॉर्म में राइट करें। राइट, इसके आगे और इक्वेशन को डिड्यूस करेंगे। वी नो दैट फ्रॉम इक्वेशन 1 Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो एज इट इज इंटू Q की वैल्यू कितनी है? सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्मॉल आर स्क्वायर। कुछ आंसर होगा? 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, क्या बचा? सिग्मा इंटू कैपिटल आर स्क्वायर एप्सिलॉन इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। देयरफॉर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इक्वल टू सिग्मा इंटू कैपिटल आर स्क्वायर एप्सिलॉन जीरो इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हम लोगों को इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की इक्वेशन मिली विदाउट 4 पाई। यहाँ पर हम लोग को सिग्मा की वैल्यू दी रही है, कैपिटल आर दिया रहेगा, स्मॉल आर दिया रहेगा, एप्सिलॉन जीरो हम लोग को पता है व्हिच इज 8.85। ठीक है, इंटू 10⁻12। तो वो वैल्यू पुट अप करके हम लोग इससे भी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का हमारे पास एक डेरिवेशन है। इसके बाद हमारे पास केसेस है। क्या केसेस है? केस नंबर 1, इफ स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। इफ स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, इसका क्या मतलब हुआ? इफ द पॉइंट इज सिचुएटेड ऑन द स्फीयर, ऑन द चार्ज स्फीयर। अगर वो जो पॉइंट हम लोग ने लिए वो चार्ज स्फीयर के ऊपर ही है, तो स्मॉल आर कैपिटल आर दोनों कैसे रहेंगे? सेम होंगे। और अगर स्मॉल आर कैपिटल आर सेम है तो आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कितना हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, वो 1 बन जाएगा। देयरफॉर ये कितना मिलेगा हम लोगों को? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो। ठीक है, इसके बाद केस सेकंड हम लोग को दिया हुआ है, इफ स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। तो पॉइंट P कहां पर सिचुएट होगा? पॉइंट P कहां पर रहेगा? कहां पर होगा? विद इन द स्फीयर। कहां पे होगा? विद इन द स्फीयर। और विद इन द स्फीयर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी होगी? कितनी होंगी? क्योंकि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कहां पे मिल रही है हम लोग को? स्फीयर से बाहर लाइन ऑफ फोर्सेस निकल रही है। राइट है ना? लाइन ऑफ फोर्सेस कैसे निकलेंगी? बाहर निकलेंगी। अंदर लाइन ऑफ फोर्सेस होंगे क्या? नहीं होंगी। अगर अंदर हम लोगों ने पॉइंट कंसीडर किए तो उस पॉइंट से कोई लाइन ऑफ फोर्सेस पास होंगी क्या? नहीं होंगी। लाइन ऑफ फोर्सेस कुछ पास होंगी? पास नहीं होंगी। अगर लाइन ऑफ फोर्सेस ही पास नहीं हो रही है तो उसके लिए प्लस जीरो रहेगा। और अगर प्लस जीरो है तो वहां पर इंटेंसिटी भी कितनी होगी? जीरो रहेगी। तो इफ स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, देयरफॉर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज जीरो। तो वहां पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी मिलेगी? जीरो मिलेगी। तो ये भी दिया रह सकता।
if a charge sphere of radius 2 centimeter, ठीक है, having the charges some कुछ चार्ज दिया रहेगा 6 माइक्रोकूलम 10 माइक्रोकूलम and find the electric intensity within the charged sphere, ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा। तो कितनी आएंगी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी आएंगी विद इन द स्फीयर? 0 आएंगे। कितनी आएंगी? 0 आएंगे। तो ये जो क्वेश्चन दिया रहेगा ये एमसीक्यू तो नहीं, लेकिन वीएसए टाइप में दिया रह सकता। तो वहां पे हम लोग को ट्रिक मतलब ये केस सेकंड अप्लाई करनी है। तो केस सेकंड के अकॉर्डिंग विद इन द चार्ज स्फीयर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी होगी? 0 रहेगी। अगर हमारे पास कोई चार्ज्ड वायर है, एक वायर हम लोगों ने लिए और उस वायर के ऊपर चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, तो उस वायर से किसी आर डिस्टेंस के ऊपर कोई पॉइंट कंसीडर किए, तो इस कोई पॉइंट पर कितनी इंटेंसिटी होगी वो इंटेंसिटी हम लोग को यहाँ पे फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ने इस तरह से वायर कंसीडर किए, इस वायर से आर डिस्टेंस के ऊपर एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे हम लोग को इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करनी है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो इस यहाँ पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए सबसे पहला रूल गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे। क्या कंसीडर करना है? गॉसियन सरफेस कंसीडर करना है। ठीक है, जैसे हम लोग ने स्फीयर के अंदर यहाँ पर गॉसियन सरफेस कंसीडर किए थे, तो सेम वैसे यहाँ पर भी हम लोग क्या कंसीडर करेंगे? गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे। अब गॉसियन सरफेस कंसीडर करना मतलब ये जो पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट को कवर करना। ठीक है, तो पी पॉइंट को कवर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर कुछ इस तरीके से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर एक स्फीयर ड्रॉ, एक यहाँ पर सिलेंडर ड्रॉ कर लेंगे। क्योंकि ये वायर को अगर हम लोग ने जूम करे तो ये सिलेंड्रिकल शेप का बनेगा, राइट। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? ये सिलेंड्रिकल टाइप, इसकी यहाँ पर डायग्राम कंसीडर कर लेंगे, सिलेंड्रिकल टाइप फिगर बना लेंगे। ओके, अब इस पी पॉइंट के ऊपर हम लोग को इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करनी है कि इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी होगी। तो क्वेश्चन ये है कि यहां से जो हम लोग ने वायर कंसीडर किए, इस वायर से लाइन ऑफ फोर्सेस ओरिजिनेट होंगी या टर्मिनेट होंगी? मतलब स्टार्ट होंगी या एंड होंगी? क्या होंगी? स्टार्ट होंगे, राइट। क्यों? क्योंकि एक ऐसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से लाइन ऑफ फोर्सेस स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो यहां से लाइन ऑफ फोर्सेस निकलेगी। तो ये जो लाइन ऑफ फोर्सेस निकलेगी, अब यहाँ पे हम लोग ने जो इमेजिनरी सिलेंडर कंसीडर किए, इस इमेजिनरी सिलेंडर की दो सरफेसेस है। एक है क्रॉस सेक्शनल सरफेस, मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया, और दूसरा है कर्व सेक्शनल एरिया। ठीक है, दो एरियाज के। कर्व सेक्शन मतलब ये वाला चीज, ये जो ऊपर से ये बनी हुई है, ये कर्व सेक्शन है, और क्रॉस सेक्शन मतलब ये वाला। लाइन ऑफ फोर्सेस कौन से एरिया से पास होंगे? क्रॉस सेक्शन से या कर्व सेक्शन से? किससे पास होंगे? क्रॉस सेक्शन से। पक्का? मतलब लाइन ऑफ फोर्सेस में से ऐसे निकलेंगी और ऐसे पास होंगी। कैसे पास होंगी लाइन ऑफ फोर्सेस? स्फीयर से निकलेंगी और इस तरह से पास होंगी, राइट है ना। लाइन ऑफ फोर्सेस कुछ ऐसे पास होंगी। तो लाइन ऑफ फोर्सेस ऐसे पास हो रही है, तो वो कर्व सेक्शन से पास हो रही है या क्रॉस सेक्शन से पास हो रही है? कहां से पास हो रही है? कर्व सेक्शन से। तो हम लोग को जो इसकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेंगे, इंटेंसिटी मिलेगी, वो कर्व सेक्शन से मिलेगी। तो जब हम लोग ने क्रॉस सेक्शन तरफ एरिया कंसीडर किए, उस एरिया से लाइन ऑफ फोर्सेस पास होंगी क्या? नहीं होंगी। अगर वहां से लाइन ऑफ फोर्सेस पास नहीं होंगे तो उसके लिए फ्लक्स कितना होगा? कितना होगा? 0 होगा। ऑब्वियसली कितना फ्लक्स होगा? 0 फ्लक्स होगा। अगर इसके लिए फ्लक्स 0 है तो वहां पर इंटेंसिटी मिलेंगी क्या? नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो वहां पर हम लोगों को उस पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी नहीं मिलेगी। तो हम लोग को इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी किसके लिए फाइंड करनी है? सिर्फ कर्व सेक्शन के लिए। किसके लिए फाइंड करनी है? कर्व सेक्शन के लिए। तो कर्व सेक्शन के लिए यहाँ पर हम लोग ने पॉइंट कंसीडर करे P, तो इस P पॉइंट के अराउंड के अंदर हम लोग स्मॉल एरिया कंसीडर करेंगे जो कि रहेगा ds। कितना एरिया रहेगा? उस ds एरिया के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे, फिर टोटल फ्लक्स निकालेंगे, फिर टोटल फ्लक्स को हम लोग गॉस थ्योरम से कंपेयर करेंगे, फिर हम लोग को इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मिल जाएगी, राइट। तो उसके लिए यहाँ पर यही कंसीडर किया हुआ है। अब यहाँ पर हम लोग ने क्या किया कि इस कर्व सेक्शन के ऊपर एक स्मॉल एरिया कंसीडर किए, जिस एरिया की साइज जो है वो ds है। कितनी है? ds है। और ds वेक्टर की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी ऊपर की तरफ है, मतलब दोनों की डायरेक्शन सेम है। एंगल कितना बनेगा? 0 एंगल बनेगा। कितना एंगल बनेगा? 0 एंगल बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग ने ये जो वायर कंसीडर की है, इस वायर के ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो पर यूनिट लेंथ है या पर यूनिट एरिया है? पर यूनिट लेंथ है, क्योंकि एक यूनिफॉर्म लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, राइट। तो यहाँ पर लीनियर चार्ज डेंसिटी आएंगी या सरफेस चार्ज डेंसिटी आएंगी? कौन सी चार्ज डेंसिटी आएंगी? लीनियर चार्ज डेंसिटी आएंगी। तो वी नो दैट लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू Q अपॉन L। यस और नो?
वेयर एल, अब यहाँ पर एल क्या है, तो एल मतलब ये जो हम लोग ने लेंथ कंसीडर की है, यूनिट लेंथ, उसकी लेंथ हम लोग ने ली है, जो गॉसियन सरफेस कंसीडर की है उसकी लेंथ हम लोग ने यहाँ पे कंसीडर कर लिया है, ठीक है। तो सिग्मा लैम्डा कितना मिलेगा हम लोग को, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल। व्हाट इज क्यू, चार्ज जो भी उसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, एल लेंथ, एंड व्हाट इज लैम्डा, व्हिच इज लैम्डा, व्हिच इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। लैम्डा क्या है यहाँ पर, लीनियर चार्ज डेंसिटी, यहाँ पर लैम्डा वेवलेंथ नहीं है ना, ये याद रखना है। तो लैम्डा यहाँ पर क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है। देयरफॉर इससे अगर हम लोग क्यू फाइंड करना है तो क्यू क्या मिलेगा, क्यू इज इक्वल टू लैम्डा इनटू एल। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, इसके बाद हम लोग यूज करेंगे गॉस थ्योरम का। इसका यूज करना है गॉस थ्योरम का, जैसे हम लोग ने यहाँ पे देखे इस इक्वेशन के अंदर, अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम total line integration is equal to the E ds cos theta is equal to Q upon epsilon 0, ठीक है। मतलब डायरेक्ट इसको कंपेयर करके ये वाली इक्वेशन हम लोग कंसीडर करेंगे। Therefore we can write here closed line integration E ds cos theta is equal to Q upon epsilon 0, Q upon epsilon 0, ठीक है। As theta is equal to 0, therefore cos 0 is equal to 1, cos 0 1 हो जाएगा, तो cos 0 की वैल्यू 1 हो गई। यहाँ पर जो E है वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वो चेंज नहीं हो रही है, इंटीग्रेशन के बाहर निकल आएंगी, अंदर क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ ओनली ds बचेगा, ठीक है। देयरफॉर वी कैन राइट हियर इंटेंसिटी बाहर निकल गई, इंटीग्रेशन ऑफ ds इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन 0। अब इंटीग्रेशन ऑफ ds, अब ये ds कौन सा एरिया है, कर्व सेक्शन वाला एरिया है इसका, ठीक है। किसका एरिया है, ये कर्व सेक्शन वाला एरिया है। और ये जो हम लोग ने चार्ज कंडक्टर कंसीडर किए, इस कंडक्टर से उसकी सरफेस तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, स्मॉल आर है, कितना है, स्मॉल आर है। मतलब ये जो कर्व सेक्शन बन रहा है, इस कर्व सेक्शन को अगर हम लोगों ने क्या किया इस तरीके से देखे तो ये हम लोगों को एक सर्कल दिखाई देगा, यस और नो। यहाँ पर ये ऐसे रखा हुआ है ना, अगर मैंने इसको ऐसे कर दिया तो क्या दिखेगा, ये सर्कल दिखाई देगा। तो इस सर्कल के ये जो बाउंड्री से हम लोग क्या कहते हैं, विच इज द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना रहता है, 2 पाई आर। तो यहाँ पर एक अगर हम लोग ने एक रिंग कंसीडर की तो ये 1 2 पाई आर होगा, अगर 2 रिंग कंसीडर किए तो 2 टाइम्स ऑफ 2 पाई आर होगा। ये यहाँ पर कितनी रिंग बन रही है, टोटल L टाइम्स बन रही है, कितने टाइम्स बन रही है, L टाइम्स बन रही है। तो ये पूरा सरफेस कितना होगा, L टाइम्स ऑफ 2 पाई आर, कितना रहेगा, L टाइम्स ऑफ 2 पाई आर। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ ds इज इक्वल टू L टाइम्स ऑफ 2 पाई आर। अब इस सरफेस की क्वांटिटी हम लोग इसके अंदर पुट कर लेंगे, देयरफॉर E इनटू L 2 पाई R इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0। अब ये L टाइम्स ऑफ 2 पाई डिवाइड में चला जाएगा, देयरफॉर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E इज इक्वल टू Q अपॉन 2 पाई RL एप्सिलॉन 0। तो ये हम लोग को इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला मिला। अब इसे हम लोग फॉर्मूले को और एडजस्ट भी कर सकते हैं, कैसे, E is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 into 2Q upon R square। ये समझ में आया क्या, क्या किया हम लोगों ने, इसको हम लोगों ने क्या किया, मल्टीप्लाई बाय 2 और डिवाइड बाय 2 कर दिए। तो मल्टीप्लाई बाय 2 करे तो ये 2 की हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 करे तो 2 2 से कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोगों ने 4 क्यों बनाया इसे, बिकॉज ऑफ हम लोग को 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू पता है ना, किसकी वैल्यू पता है हम लोगों को, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 की। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्टली 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू पुट अप कर देंगे, व्हिच इज 9 to 10⁹। हम लोग को क्यू दिया रहेगा, आर दिया रहेगा, मतलब आर की वैल्यू सपोज करो कि हम लोग को दिए हुए 3 मीटर, तो 3 3 9 9 9 कैंसिल हो जाएगा, 2 को क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, हम लोग को इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मिल जाएगी। यस, ओके ठीक है। थोड़ा और इसको डिटेल में लिख लेते हैं, लेंथ भी आएंगे इसके अंदर ना। तो हम लोग यहाँ पर एल क्या फॉर्मूला मिला, E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 2 पाई आर एल इंटू एप्सिलॉन 0, ठीक है। इसके बाद फ्रॉम इक्वेशन 1 क्यू क्या है हमारे पास, क्यू इज इक्वल टू लैम्डा एल, यहाँ पर क्यू की वैल्यू क्या पुट अप करेंगे, लैम्डा पुट अप करेंगे। देयरफॉर E इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन 2 पाई आर एल एप्सिलॉन 0, तो 2 पाई आर एल एप्सिलॉन 0, ठीक है। ये एल और क्या कैंसिल हो यहाँ पर, एल एल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा।
देयरफॉर E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई r एप्सिलॉन 0। तो ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला ये मिला हम लोगों को। अब इससे हम लोग एडजस्ट करेंगे इसमें 4 पाई एप्सिलॉन 0 से। देयरफॉर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू लैम्डा अपॉन r। बरोबर है भाई। तो अब यहाँ पर जो हम लोग ने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई किए, तो यहाँ से हम लोग 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड भी कर लेंगे, इसलिए 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 मिलेगा। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू 9 × 10⁹, r की वैल्यू दी रहेंगी, हम लोग को लैम्डा दिया रहेगा, ये फॉर्मूले के अंदर पुट अप करके हम लोग को इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इजीली मिल जाएगी। समझ में आ गया। तो ये है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू द लॉन्ग इनफिनाइट वायर। अगर एक लॉन्ग इनफिनाइट वायर है तो इसलिए हम लोग को इतनी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मिलेगी। ठीक है, राइट डाउन। तो यहाँ पर एक लॉन्ग इनफिनाइट शीट है, यहाँ पर हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है एक लॉन्ग इनफिनाइट शीट से। तो ये जो बनी हुई है ये है लॉन्ग इनफिनाइट शीट। ठीक है, ये वाली शीट जो है विच इज अ लॉन्ग इनफिनाइट शीट। अब इस शीट की वजह से किसी डिस्टेंस के ऊपर एक पॉइंट हम लोगों ने कंसीडर किए, उस पॉइंट के ऊपर हम लोग को इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो सपोज करो कि ये शीट से हम लोग ने कुछ डिस्टेंस के ऊपर एक पॉइंट कंसीडर किए, पॉइंट बी, वहां पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी होगी, राइट। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कहीं पर भी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करें तो क्या करेंगे, वहां पर गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, है ना, मतलब उस पॉइंट को कवर करेंगे। अब इस पॉइंट को हम लोग को कवर करना है, तो सपोज करो कि हम लोग ने क्या किया, इसे कवर करने के लिए स्फीयर बना लिए। फॉर एग्जांपल क्या बना लिए, स्फीयर बना लिए। तो स्फीयर के लिए अगर देखेंगे तो हर पॉइंट के लिए इसका एंगल चेंज हो जाएगा और उसका डिस्टेंस भी चेंज होगा शीट से, तो वो नहीं चलेगा। ठीक है, शीट से उसका डिस्टेंस भी चेंज होगा और उसका जो है एंगल भी चेंज हो जाएगा। अब हम लोग ने यहाँ से जो है इसके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस देखेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, इस पॉइंट को हम लोग कुछ इस तरीके से कवर करेंगे। अब इस तरह से कवर करने के लिए यहाँ से हम लोग ने इस तरह से ड्रॉ कर लिया। तो यहाँ से जो लाइन ऑफ फोर्सेस है इस शीट से इस साइड निकल रही है, लेकिन साइमल्टेनियसली लाइन ऑफ फोर्सेस इस साइड में निकल रही है, क्योंकि प्लेन शीट हम लोग ने लिए। तो उस शीट के ऊपर जो चार्जेस है तो वहां से जो लाइन ऑफ फोर्सेस है वो दोनों डायरेक्शन में निकल रही है, तो हम लोग को जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मिलेगी वो दोनों डायरेक्शन में मिलेगी। लास्ट दोनों डेरिवेशन के अंदर क्या होगा हम लोग के यहाँ पर कि हम लोग ने जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करे उस इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी उस पॉइंट के लिए, ठीक है, इसके अंदर अगर हम लोग ने देखे तो इस पॉइंट के लिए यहाँ से जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकल रही है वो इस डायरेक्शन के अंदर है, यहाँ से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इस पॉइंट पे नहीं आ रही है, तो इसलिए हम लोगों ने उस पॉइंट के लिए इस डायरेक्शन में कंसीडर नहीं किया। ठीक है, बट यहाँ पर क्या हुआ कि इस पॉइंट के अंदर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी यहाँ से इधर भी आ रही है और इसी पॉइंट से यहाँ पर भी आ रही है, सेम पॉइंट से। तो हम लोग को इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी दोनों डायरेक्शन में मिलेगी, दोनों साइड मिलेगी। तो ये जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है वो हम लोग को 2 टाइम्स मिलेगी। कितनी मिलेंगी, 2 टाइम्स मिलेगी। अब उसे फाइंड करने के लिए क्या किया हम लोग ने, इसको यहाँ पे कवर किए, उतने डिस्टेंस के ऊपर यहाँ पे कवर किए और इसको इस तरह से ज्वाइन कर दिया, तो एक सिलेंडर बन गया। ठीक है, क्या बन गया, एक सिलेंडर बन गया। तो उस सिलेंडर के अकॉर्डिंग हम लोग को इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करनी है। ठीक है, अब इस सरफेस से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो निकलेगी तो लाइन ऑफ फोर्सेस इसके क्रॉस सेक्शन से पास होंगी या कर्व सेक्शन से पास होंगी। लाइन ऑफ फोर्सेस जो है वो कहां से पास होंगी, स्फीयर के क्रॉस सेक्शन से पास होंगी या कर्व सेक्शन से पास होंगी। कहां से पास होंगे, कहां से पास होंगे, क्रॉस सेक्शन से, क्योंकि लाइन ऑफ फोर्सेस ऐसे निकलेंगी, इस तरह से लाइन ऑफ फोर्सेस निकल रही है, राइट। क्या लाइन ऑफ फोर्स ऐसे निकलेंगी, इस तरह से निकलेंगी क्या, नहीं। तो लाइन ऑफ फोर्सेस कुछ इस तरीके से हम लोग को मिलेगी। तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मिलेंगी वो कर्व सेक्शन के लिए मिलेंगी। इसके लिए मिलेंगी, कर्व सेक्शन के लिए। ठीक है, अब कर्व सेक्शन के लिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हम लोग यहाँ पे जो है वो डिराइव करना है। तो यहाँ पर हम लोग ने जो शीट कंसीडर की है वो एक सरफेस है, ठीक है, उसका क्या है, सरफेस एरिया है। अब उसकी लेंथ कितनी है वो हम लोग को पता नहीं है। यहाँ पे हम लोगों ने जो स्फीयर ड्रॉ किए वो कितने रेडियस का ड्रॉ किए ये भी फिक्स नहीं है। यहाँ पे हम लोग ने जो स्फीयर ड्रॉ किए, सपोज करो कि वो स्फीयर हम लोग इतना भी ड्रॉ कर सकते थे तो भी चलता, इतने स्फीयर ड्रॉ करते तो भी चलता, या फिर वो स्फीयर हम लोग इतना ड्रॉ करते तो भी चलता। तो स्फीयर की जो साइज है वो कम ज्यादा हो सकती,
तो वो उसके रेडियस पे भी हम लोग डिपेंड नहीं कर सकते उसकी इंटेंसिटी, राइट? तो उसके रेडियस पे डिपेंड नहीं होंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कंसीडर करेंगे गॉसियन सरफेस। क्या कंसीडर करेंगे? गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस के अकॉर्डिंग हम लोग को इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ये साइड में मिलेंगी और वो साइड में मिलेंगी। पॉइंट ए की तरफ भी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मिलेगी, पॉइंट बी की तरफ भी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मिलेगी। नाउ अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम, इंटीग्रेशन ऑफ E ds cos theta plus integration of E ds cos theta is equal to total charge divided by permittivity, ठीक है, which is epsilon 0। ये समझ में आया क्या कि नहीं? इक्वेशन कैसे आई? हम लोग ने गॉस थ्योरम का यूज किया। तो गॉस थ्योरम के यूज के लिए हम लोग ने ये फॉर्मूला यूज किया, इंटीग्रेशन ऑफ E ds cos theta q upon epsilon 0, राइट? बट यहाँ पर हम लोग को इंटीग्रेशन ऑफ E ds cos theta सिर्फ एक डायरेक्शन में मिल रहा है क्या? नहीं, दोनों डायरेक्शन में मिल रहा है। तो इंटेंसिटी हम लोग को डबल मिलेंगी, ये साइड में मिलेंगे, वो साइड में मिलेंगी। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या किए, इंटीग्रेशन E ds cos theta प्लस इंटीग्रेशन E ds cos theta इज इक्वल टू दी टोटल चार्ज। मतलब इस शीट के ऊपर जितने चार्जेस रखे वो सारे के सारे चार्जेस, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट परमिटिविटी, जो भी मीडियम में रखा होगा उस मीडियम की परमिटिविटी, ठीक है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। फिर इस पे हम लोग ये राइट करें। अब इसके बाद E ds cos theta, ये दोनों की क्वांटिटी कैसी है? दोनों क्वांटिटी सेम है, तो दोनों की क्या होगी? एडिशन होगी। तो कितना हो जाएगा ये टोटल? विच इज 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन E ds cos theta इज इक्वल टू टोटल चार्ज। अब टोटल चार्ज कितने हम लोग को पता नहीं, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्यों नहीं राइट कर रहे, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0, ठीक है। नाउ अब इसके बाद एंगल कितना बन रहा है? ds वेक्टर की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डायरेक्शन कैसी? दोनों सेम है। यहाँ पर भी ds वेक्टर की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डायरेक्शन कैसी है? एंगल कितना बनेगा? तो दोनों के लिए एंगल 0 बनेगा। दोनों के लिए एंगल कितना बनेगा? 0 बनेगा। देयरफॉर एज थीटा इज इक्वल टू 0, देयरफॉर cos 0 इज इक्वल टू, cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएंगी? 1 हो जाएंगी। और ये a की वैल्यू, e हम लोग यहाँ से बाहर निकाल देंगे। देयरफॉर 2e इंटीग्रेशन ऑफ ds इज इक्वल टू टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट परमिटिविटी, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। नाउ अब इसके बाद हम लोग यूज करेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी का। किसका यूज करेंगे? सरफेस चार्ज डेंसिटी का। व्हाट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी? सरफेस चार्ज डेंसिटी द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस पर यूनिट एरिया, ठीक है, पर यूनिट। अच्छा, यहाँ पे हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी का क्यों यूज कर रहे हैं? लीनियर क्यों नहीं? क्योंकि प्लेन शीट रखी हुई है और शीट का सरफेस एरिया है, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं? सरफेस चार्ज डेंसिटी का यूज कर रहे हैं। किसका यूज कर रहे हैं? किसका यूज कर रहे हैं? सरफेस चार्ज डेंसिटी का यूज कर रहे हैं, ठीक है। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा इज इक्वल टू द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। अब इसके ऊपर कितने चार्जेस रखा है हम लोग को पता है क्या? नहीं पता। तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर वी कैन राइट हियर टोटल चार्जेस डिवाइडेड बाय इसका टोटल एरिया, ठीक है। ये जो हम लोगों ने शीट कंसीडर की है उसका टोटल एरिया, तो डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। अब टोटल चार्ज कितने हम लोग को पता नहीं है, अब टोटल एरिया हम लोग को फाइंड करना है। तो टोटल एरिया के लिए हम लोग यहाँ पे कंसीडर करेंगे, तो टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ ds। ये समझ में आया क्या? इंटीग्रेशन ऑफ ds के लिए हम लोगों ने, क्योंकि स्मॉल सरफेस एरिया कंसीडर करें तो वो ds है, जब उसको समेशन करेंगे तो हम लोग को टोटल एरिया मिल जाएगा। ये वही टोटल एरिया है, इंटीग्रेशन ऑफ ds, राइट। देयरफॉर टोटल चार्ज क्या आएगा? टोटल चार्ज इज इक्वल टू सिग्मा इंटीग्रेशन ऑफ ds। से दिस इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। कंपेयर इक्वेशन 2 एंड 1, दोनों कंपेयर करेंगे, या फिर इक्वेशन 2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर लेंगे। यूज इक्वेशन 2 इन इक्वेशन नंबर 1, देयरफॉर यूज इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 के अंदर पुट करेंगे। तो टोटल चार्ज कितना है अपने पास? सिग्मा इनटू इंटीग्रेशन ऑफ ds, देयरफॉर वी कैन राइट हियर 2e इंटीग्रेशन ऑफ ds इज इक्वल टू टोटल चार्ज। और टोटल चार्ज कितना है? सिग्मा इनटू इंटीग्रेशन ऑफ ds डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट परमिटिविटी। कुछ कैंसिल होगा? कुछ कैंसिल होगा क्या? इंटीग्रेशन ds कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? 2e इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। e फाइंड करना है, देयरफॉर
सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। अब ये जो फॉर्मूला है वो शीट का एरिया कितना है इस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, शीट का एरिया कितना भी लो क्योंकि वो इनफाइनाइट शीट है। ये जो फॉर्मूला है कि कितने डिस्टेंस के ऊपर है ये हम लोगों ने कंसीडर नहीं किया, सिर्फ एक रैंडमली हम लोगों ने एक पॉइंट कंसीडर किए, तो इसलिए हम लोग कितना मिला E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। इसके लिए क्वेश्चन कैसा रहेगा कि हम लोग ने एक सरफेस शीट कंसीडर की है, उसके लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी इतनी है, अब उसके किसी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करो, तो हम लोग ये वाले फॉर्मूले से उसको फाइंड करेंगे। ठीक है, राइट डाउन दिखाई दे रहा है ना, ये येलो कलर दिखाई दे रहा है ना, तो बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है।